Good evening, everyone. Today, as you all know, we are discussing अम्ल पित्त अभ्यास कि किसी भी रोग को एक्चुअली में पढ़ना कैसे है, उसका अभ्यास कैसे करना है। ठीक है, तो आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे कि ऊर्ध्वग अम्ल पित्त के लक्षणों को कैसे पढ़ें। ठीक है, तो यस सर। ऊर्ध्वग अम्ल पित्त के जो लक्षण है उसमें क्या आता है? अविपाक, क्लम, उत्क्लेश, तिक्त, अम्ल, उद्गार, गौरवेय, हृत, कंठ, दाह, अरुचि च अम्ल पित्त भवेद भिषक। अविपाक, क्लम, उत्क्लेश, तिक्त उद्गार, अम्ल उद्गार, गौरव, हृतकंठ दाह, अरुचि। यानी कि उद्गार को अगर हम तिक्त और अम्ल उद्गार को एक माने तो कुल मिलाकर 7 लक्षण जो है वो हमको ऊर्ध्वक अम्ल पित्त में मिलते हैं। इज इट क्लियर टू यू? यस सर। ठीक है ना। अविपाक, क्लम, उत्क्लेश, तिक्त अम्ल उद्गार, गौरव, हृत्कंठ दाह और अरुचि। अब हमें उसको कैसे देखना है? सबसे पहले हम बात करते हैं अविपाक की। अविपाक क्या है? अजीर्ण। क्या दिखा रहा है वो? अविपाक, अजीर्ण, आहारस्य अपाकः। आहार अपाकः, आहार जो है उसका पाक नहीं हुआ। आहारस्य अपचनम, आहार जो है वह षष्ठी लगी है इसमें, वह नहीं पच रहा है। किसका लक्षण है ये? अन्वः स्त्रोतस का लक्षण है। अवस्था पाक का अभाव है। तो अवस्था पाक का अभाव यानी कि मतलब क्या है कि मधुर अवस्था पाक, अम्ल अवस्था पाक और कटु अवस्था पाक, यहां पर वह सही तरीके से अविपाक माने कि वह जो अवस्था पाक है वह अपने सही स्तर पर नहीं चल रही है। क्या हो रहा है? तो कोष्ठ में 3 चीजें, एक है पाचक पित्त, एक है क्लेदक कफ और एक है समान वायु। वात पित्त कफ की स्थिति क्या है? पाचक पित्त, क्लेदक कफ और समान वायु। अब अम्ल पित्त, ऊर्ध्वक अम्ल पित्त का जो पहला लक्षण है वो है अविपाक। और अविपाक में पाचक पित्त का जो द्रव गुण और स्निग्ध गुण है वह वृद्ध हो जाता है। और द्रव और स्निग्ध गुण वृद्ध होकर जितना पाचक पित्त वृद्ध हुआ है उतना पा, पाचक पित्त द्रव और स्निग्ध गुण की वृद्धि हो जाती है। और सॉरी, यहाँ क्षय लिखा हुआ है। पाचक पित्त जितना बढ़ता है उतना ही क्लेदक कफ जो है वह बढ़ जाता है और समान वायु का क्षय हो जाता है। तो अविपाक की कंडीशन क्या है? अजीर्ण, आहार पाक, अन्न व स्रोतस का लक्षण है। अवस्था पाक को देखना है। अवस्था पाक में पाचक पित्त और पाचक पित्त और क्लेदक कफ पर प्रभाव पड़ रहा है और समान वायु का क्षय हो रहा है। अब जो बल संप्राप्ति बनेगी वो हमको 3 स्टेजेस में मिलेगी। कितने स्टेजेस में मिलेगी? 3 स्टेज। 3 स्टेज। पहले क्या होगा कि रोगी को जब अविपाक हुआ या आहार का अपचन हुआ, अगर वो अल्प दोष अवस्था में है तो अनन्न अभिलाषा, अन्न द्वेष, ये पहली कंडीशन आएगी। ये बल संप्राप्ति है। समझ में आ रही है आपको बात? यस। अब पहले दोष में तो क्या होगा कि उसको भूख नहीं लगेगी। नंबर 2 कि ऐसा होगा कि भोजन के बाद वो बल्चिंग करेगा, उद्गार पूर्ति होगी जो कि सगंध होगी, यानी कि उसमें उसको अन्न की खुशबू आएगी। अन्न अमाशय में उसी अवस्था में पड़ा रहेगा ऐसा प्रतीत होगा। ये मध्यम बल अवस्था है। दैट इज द स्टेज सेकंड। यहां तक क्लियर है? यस सर। और नंबर 3 कि 3 घंटे के बाद उसको अमाशय से आगे जाना आवश्यक है।
परंतु वह ना जाकर उल्टा होकर यदि वमन करा गया तो ये क्या है, ये अविपाक की बलवान अवस्था है। थर्ड स्टेज में रोगी क्या कर देता है, उल्टी कर देता है। फर्स्ट स्टेज में क्या हुआ, अनन्य अभिलाषा अल्प दोष की अवस्था थी। नंबर 2 में उसको बल्चिंग हुई कि है ना, ऐसे एकदम हल्का सा कोई ऐसा लगता है कि खाना जो है ना वो गले में आया और उसकी खुशबू आ रही। और दूसरा क्या पड़ा रहता है, उसको ऐसा लगता है कि जो भोजन है वह आमाशय में पड़ा हुआ, दैट इज द मध्यम बल अवस्था। और यूजुअली क्या होता है कि फूड को 3 घंटे के बाद आमाशय से आगे की ओर चले जाना चाहिए, परंतु वो वहीं पड़ा रहता है और वहां पर वह विकृत होकर विदग्ध होकर अगर वमन करा देता है, उल्टी करा देता है, तो अविपाक की बलवान अवस्था समझनी चाहिए। ये तीनों आपको समझ में आ रही है स्टेज? यस सर। ठीक। अब अगर हम इसका उपशय अनुपशय करें अविपाक का, तो उल्टी होते ही अगर रोगी को अच्छा लगता है, ठीक है ना, उल्टी हुई और द पेशेंट इज फीलिंग बेटर कि भाई मुझे अच्छा लग रहा है, तो हम समझ लेंगे कि यह जो है ऊर्ध्वक अम्ल पित्त का अविपाक लक्षण हुआ, उस वजह से इस प्रकार का लक्षण दिखाई दिया। और नंबर 2 कैसे उपशय अनुपशय करेंगे कि खाना खाने के तुरंत बाद उसको तकलीफ होती है, त्रास होता है। क्लियर है ये बात? छर्दी यस सर। पश्चात सुखानुभूति। नंबर 2, भोजन के पश्चात त्रास हो रहा है और उसको कहो कि भाई कम खाया कर, लंघन से उपशय हो जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? कैसे परीक्षण करेंगे? विपाक कर्म निष्ठया, यानी कि विपाक कर्म निष्ठया का मतलब क्या होता है, उपशय अनुपशय, मतलब ये परीक्षण है। परीक्षण कैसे करेंगे हम कि अगर तो वह भोजन के पश्चात वायु का निस्सरण अच्छी तरीके से कर लेता है, ठीक है ना, तो वो समझा जाता है कि विपाक कर्म निष्ठया, यानी कि वह विपाक जो है वो पूर्ण रूप से हुआ। इतनी बात समझ में आई आप सबको? यस। यस सर। हेलो। यस सर। हाँ। सर आज अब ये अविपाक लक्षण समझ में आ गया आपको? यस सर। अब विपाक कर्म निष्ठा का मतलब क्या होता है कि आहार को जीर्ण होना चाहिए। आहार को कैसा होना चाहिए? जीर्ण। जीर्ण। क्या होता है जीर्ण आहार का मतलब? कैसे समझे कि भाई आहार जीर्ण हो गया? सर दोबारा भूख लगेगी। शुद्ध उद्गार। सम्यक विघटन रहता है। मैंने हमेशा बताया ना कि हम क्या करते हैं, उद्गार शुद्धि उत्साहो वेग उत्सर्गो यथोचितः लघुता श्रुत पिपासा च जीर्ण आहारस्य लक्षणम। उद्गार शुद्धि होगी, उत्साह आएगा, वेग का ये विपाक कर्म निष्ठया है। उद्गार शुद्धि, उत्साह, वेग का उत्सर्ग यथोचित रूप से हो रहा है, लघुता आ गई, क्षुधा और प्यास, भूख और प्यास लग रही है, ये जीर्ण आहार के लक्षण हैं। ठीक है। यस सर। अब हमने 3 स्टेज पढ़ी। पहली स्टेज में क्या था, अनन्य अभिलाषा। दूसरी स्टेज में क्या था, उद्गार प्रवृत्ति। हाँ सगंध उद्गार प्रवृत्ति। हाँ, सगंध उद्गार। और ऐसा लगा था कि भोजन जो है वो अमाशय में पड़ा आमाशय हुआ। में। और तीसरे में क्या हो गया, उसको वमन हो गया। तो हम तीनों स्टेजेस को समझ लेते हैं, 1 2 3, है ना। हमने तीनों को समझ लिया और हमने ये भी समझ लिया कि ये एक्चुअली में हो क्यों रहा है, बिकॉज ऑफ अविपाक। इतनी बात समझ में आ रही है? और ये अविपाक क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द पाचक पित्त क्लेदक कफ क्षय, क्लेदक कफ बुद्धि, पाचक पित्त क्षय और समान वायु क्षय। उसके बाद चिकित्सा कैसे करेंगे हम? यदि अनन्य अभिलाषा है तो लंघन, हिताशन, पथ्यासन। यदि मध्यम बल है तो सप्तविध क्षमन।
और उत्तम बल है तो शोध। यहां तक क्लियर है हम? यहां तक क्लियर है? यस यस सर। ठीक है। अब इसके बाद दूसरा लक्षण क्या था अविपाक के बाद? क्लम। क्लम। क्या होता है क्लम? थकावट रहना। बिना श्रम के थकावट। हाँ, बिना श्रम के। बिना श्रम के, है ना? काम करके तो थकावट हो जाती है, यदि बिना श्रम के थकावट आ जाए। यो अनायासः श्रमो देहे प्रवृत्त श्वास वर्जितः क्लम्स इति विज्ञेय इंद्रियार्थ प्रवादकः। यो अनायास श्रमो देहे, बिना किसी आयास के यदि आपको थकावट फील हो और आपका सांस फूला हुआ हो और इंद्रियां अपने अर्थों को ग्रहण करने में असमर्थ हो, तो वो क्या कहलाएगा? क्लम। ठीक है? यस सर। ठीक है। अब ये जो क्लम है उसकी संप्राप्ति कैसे बनती है? पित्त आवृत व्यान, पित्त आवृत उदान, पित्त के उष्ण तीक्ष्ण गुण वृद्धि से रस क्षीणता। तीन पॉसिबिलिटी बनेगी। कौन कौन सी? पित्तावृत व्यान, पित्तावृत उदानु, पित्त के उष्ण तीक्ष्ण गुण की वृद्धि से रश्मिता। ठीक है। व्यानेन रस धातु ही विक्षेपित उचित कर्मणा। अब उस व्यान धातु को पित्त ने आवृत कर लिया, ठीक है ना? और बल, और अब ये व्यान क्या है? यह रस को देने वाला होता है। अब उसको पित्त ने आवृत कर लिया होता है, तो वह रस जो है वह उस स्थान पर नहीं पहुंचता, और आपको वो पित्त ने किया है आवृत, तो उसकी क्षीणता आपको पित्त के स्थानों पर दिखाई देती है। क्या बात समझ में आ रही है आपको? यस सर। और पित्त आवृत उदान, उदान क्या है? उदान किसके लिए उत्तरदायी है? स्थानम बल। उदानस्य नाभ्य और कंठ एव च वाक प्रवृत्ति प्रयत्न ऊर्जा बलवर्ण स्मृति क्रिया। अब उदान वायु को किसने आवृत कर लिया? पित्त ने आवृत कर लिया। तो जो जो प्रयत्न जो है वो आपसे नहीं होगा, बल आपके पास नहीं होगा, है ना? प्रवृत्ति नहीं होगी, तो वो उदान के उसमें रहती है और उसको पित्त ने आवृत कर लिया। तो दो कंडीशन बन रही है अम्ल पित्त की कंडीशन में जब क्लम आ रहा है, तो पित्तावृत व्यान, पित्तावृत उदान। नंबर 3 कि पित्त का उष्ण और तीक्ष्ण गुण वृद्ध हो गया, जिससे रस क्षीणता हो गई। क्यों रस क्षीणता हो गई? क्योंकि रस एक्चुअली में क्या है? वह कफ धातु से बनता है, और उष्ण तीक्ष्ण गुण की वृद्धि से रस क्षीण हो जाता है। तो इस प्रकार से क्लम की 3 संप्राप्ति बनी। कौन कौन सी? पित्तावृत व्यान, पित्तावृत उदानु, पित्त के उष्ण तीक्ष्ण गुण वृद्धि से रश्मिता। ये सबको समझ में आ रही है बात? यस सर। जी सर। ठीक है। फिर उसके बाद अब हमको ये पता करना पड़ता है, हम पेशेंट से पूछेंगे कि भाई किस समय आपको एकदम वो हो जाता है? दिन के समय अल्पकालीन अतिक्षय क्लम। बोले ऐसा होता है दिन में, दोपहर के समय तो ऐसा हो जाता है कि मैं बिल्कुल मर जाता हूं, थोड़ी देर के लिए रहता है, शाम तक मैं ठीक हो जाता। दिन के समय अल्पकालीन अतिक्षय क्लम। नंबर 2, 10 से 2 बजे तक पित्त के काल में मुझे क्लम रहता है। नंबर 3, सर्वकालिक क्लम रहता है। बल संप्राप्ति हम तीनों में अल्पदोष, मध्यम दोष और बहुदोष इस प्रकार से देखेंगे। क्या समझ में आ रही है आपको मेरी बात? यस सर। सबको समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है। उपशय अनुपशय कैसे करेंगे कि मृदु और शीत द्रव्य दिए हमने, अगर उससे उसको अच्छा लगता है तो हम समझ लेंगे कि भाई यह जो है वो पित्त आवरण की स्थिति है या उष्ण तीक्ष्ण गुण की स्थिति बढ़ी हुई। क्लियर है यहां तक? अरे बोलो भाई। यस सर। यस सर। बोलते रहा करो। क्या करें भाई? तो चिकित्सा कैसे करेंगे? स्निग्ध शीत और मृदु द्रव्यों से चिकित्सा करेंगे, है ना? तो स्निग्ध शीत मृदु द्रव्य देंगे,
दाहनाशक द्रव्य देंगे और रसवर्धक प्रीणन द्रव्य देंगे। ठीक है ना। तो रसवर्धक प्रीणन द्रव्य जो होते हैं उनमें दो द्रव्यों को मैं बहुत यूज करता हूं, दैट इज आम्लकी घृत और गुड़ची सत्व। कौन कौन से? आम्लकी घृत और गुड़ुची सत्व। ये कैसे हैं? ये रस प्रीणन करते हैं। ठीक है। नंबर 2 कि क्योंकि क्लब हो रहा है तो मुझे और क्या करना चाहिए? मुझे श्रमहर द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए। किनका प्रयोग करना चाहिए? श्रम। तो मैं क्या यूज कर सकता हूं? द्राक्षा, खजूर, बदर, दाड़िम, फालसा, अंजीर, यव और साठी भात, यानी कि अ, दूध चावल वगैरह। बात समझ में आ रही है आपको? यस। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? सर एक डाउट था। नो। हाँ जी, हाँ जी, पूछिए, डाउट पूछिए। सर जैसे कि पेशेंट कहता है कि खाना खाने के बाद साथ ही साथ आधे घंटे घंटे बाद नींद आना, उसको कलम में लेंगे कि फिर वो अलग ना से ना ना खाना ना खाना? ना 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 ना। देखिए, आधे घंटे के बाद भोजन, अब ये आएगा, अभी अभी आएगा, अभी बताऊंगा इसको। ठीक है। ये जो गौरव हो रहा है ना, इसके ये क्योंकि ये कफ का है, ये फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है, पैथोलॉजिकल भी हो सकता है। अभी बताता हूँ, आगे आएगा ये। ठीक है। ठीक है सर, ठीक है सर। ठीक है। अब मुझे एक बात बताना कि जो अम्ल रस होता है वो हृदय होता है, यस सर। और जो हृदय होता है वो मन को प्रिय हो, हृदय माने मन को प्रिय है, क्या है? मन को प्रिय। और अम्ल रस का यदि अधिक प्रयोग हो जाता है ना, तो विकृत बुद्धि जो होती है, विकृत बुद्धि होकर मन जो होता है वो इंद्रिय अपने अर्थों को ग्रहण करने में अस असहज महसूस करती है। तो इंद्रिय बाधित हो जाती है, इंद्रिय प्रबाधक। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? अगर यस आपने सर। अम्ल का अधियोग ले लिया तो। ठीक है। यस सर। अब आप अम्ल रस का जब ज्यादा सेवन करोगे और इंद्रिय प्रबाधक होगा तो वो कैसे दिखाई देगा? कि आपके नेत्रों की शक्ति, आलोचक पित्त जो है, वो जो नेत्र की ग्रहण शक्ति है वो बढ़ जाएगी, आपके चश्मे का नंबर जो है वो बढ़ जाएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? यस सर। नंबर 2 कि आपको कोई ऊंचा बोल रहा है वो सहन नहीं होगा। ठीक है। और यस नंबर सर। 3 कि त्वचा जो है वो जरा सी धूप में जाती है तो वो जरा सी ऊष्मा सहन नहीं होती। इंद्रिय प्रबाधक समझ में आ रहा है? अम्ल पित्त का, अम्ल रस का ज्यादा सेवन करने से कैसे इंद्रिय प्रबाधन होता है? यस सर। सबको यस समझ सर। में आ रही है बात? यस सर। आगे चलूं? सर, हाँ हाँ। हृदय रस का अधिक प्रयोग करने से विकृत बुद्धि का संतृप्ति कैसे बना सर? देखिए, हृदय रस अतियोग कह रहे हैं ना हम, क्या कह रहे हैं? अतियोग। अति। अम्ल का अतियोग। हम्म। तो अम्ल का अतियोग जो होता है वो बुद्धि पर प्रलेपन, अगर आप देखेंगे तो बुद्धि प्रलेप कर देता है, मोह की स्थिति उत्पन्न कर देता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? जी सर। ठीक है। और उसका 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 वो कहाँ दिखाई देता है हमको? कि भाई आपके चश्मे का नंबर बढ़ गया, आलोचक पित्त का जो है वो वृद्धि होकर वहां पर रसक्षय होकर, तो घट्टते सहते शब्दम वायु, वो आपको जो शब्द हैं वो सहन नहीं होते, और ब्राजक पित्त यानी कि त्वचा पर ऊष्मा सहन नहीं। अब दो दो लक्षण समझ लिए हमने। कौन कौन से दो लक्षण समझ लिए? विपाक क्लम।